प्यारे छात्रों, रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, जयंत। आप सभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, ये चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये पूर्व में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो टॉपिक हमको लेना है, पढ़ना है, वह है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये आज का टॉपिक अपना है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। देखिए, पहले निषेचन की डिफिनीशन जाने, परिभाषा। निषेचन क्या है तो ध्यान रखेंगे, स्पर्म के न्यूक्लियाई और ओवम के यानी नर के न्यूक्लियाई का संलयन, फ्यूजन, मिलना दोनों का, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यानी मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, द्विगुणित रचना बनती है। ये प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो मेल में जो स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, उसके न्यूक्लियस उसके अंदर जो है, उस न्यूक्लियस का वही न्यूक्लियस जाता है, ध्यान देंगे, मेल का। और फीमेल के ओवम का पूरा भाग न्यूक्लियस प्लस उसका जो साइटोप्लाज्म है, दोनों ही भाग लेता है निषेचन की प्रक्रिया में, और उससे बनता है जाइगोट। तो कह सकते हैं आप स्पर्म यानी हैप्लॉइड रचना एन प्लस ओवम या ओवा, ये भी हैप्लॉइड रचना एन इज इक्वल टू जाइगोट। ये 2n डिप्लॉयड है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। जाइगोट का मतलब हिंदी में कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। और इसको ये स्पर्म क्या है? नर युग्मक, मेल गैमेट। ओवम क्या है? मादा युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक इज इक्वल युग्मनज, जाइगोट। ये प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, तो आपको पता है ये कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, फैलोपियन ट्यूब में, उसको ओविडक्ट बोल सकते हो, अंडवाहिनी में होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। और वो स्थान कौन सा है? वो है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। ध्यान देना, एम्पुलरी, एम्पुला से फूला हुआ भाग, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, संकीर्ण स्थान होता है ये फैलोपियन ट्यूब का, ध्यान रखेंगे, जहां पर निषेचन की क्रिया होती है। और वहीं पर फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, जो अंडाणु जाता है वो इमैच्योर होता है, अपरिपक्व होता है ओवरी से निकलने के बाद। तो अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ये जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आपने देखा रहा होगा कि ये फैलोपियन ट्यूब है। बहुत जल्दी में चित्र बनेगा, यहाँ जरूरत नहीं चित्र बनाने की, मैं बना दे रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। ये ओवरी है लगी हुई, ये ओवरी है, और ये ओवरी के बाद ये यूटेरस वाला हिस्सा है, ये यूटेरस गर्भाशय वाला हिस्सा है, ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर जो है ये इधर आगे का भाग वेजाइना, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, जाने ये दीवार है यूटेरस की, ये ओवरी है। और यहाँ पर आपने देखा था एक रचना लगी रहती है फिम्बरी, फिम्बरी और उसमें एक मुख होता है फिम्बरी। तो फिम्बरी है, फिम्बरी, और यहाँ पर ये ओवरी है, ये है इसका स्थमस वाला संकीर्णित भाग जो जुड़ता है यहाँ से। तो ये शुरू का भाग इधर से थोड़ा कर लें, ये भाग है स्थमस, स्थमस। तो इस वाले भाग में ये संकीर्णित भाग होता है, कह लीजिए स्थमस वाला, उसी के लिए उसके पहले थोड़ा फूला हुआ भाग। तो ये पुलरी स्थमस जंक्शन, जहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। एक ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, पहले ही बता दिए, इसको ध्यान में रखना है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस यानी कह सकते हैं कि ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जहाँ पर कुछ चेंजेज होते हैं। ओवम जब यहाँ से डिस्चार्ज होता है, निकलता है, ओवम जब निकलेगा यहाँ से, ध्यान रखेंगे, ओवरी से डिस्चार्ज होगा, 14वें दिन निकलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जानते हैं, ये निकलता तो परिपक्व होता है और इसमें गति होती है, सीलियरी मूवमेंट, जिसके कारण ये अंडाणु आ जाता है इसके अंदर। कहाँ आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु जब आता है तो ये अपरिपक्व होता है, इसका यहाँ पर मैचुरेशन होता है, यहाँ पर इसका परिपक्व होता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन के योग्य बन सके। तो यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वही फिजियोकेमिकल जो प्रोसेस कर सकते हैं उसको, इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। और ये ओवम जो डिस्चार्ज होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ये पुलरी स्थमस जंक्शन में होती है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 स्टेप में ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी। कौन कौन से स्टेप होंगे? अब इसमें जो स्टेप होंगे यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि डायग्राम है, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसलिए बिठा नहीं रहे, यहाँ लिख दे रहे हैं 3 स्टेप में पूर्ण होगी। फर्स्ट स्टेप जो होगा, ध्यान रखेंगे, वो होगा रीचिंग द स्पर्म नियर द एग, रीचिंग द स्पर्म reaching the sperm near the egg, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो शुक्राणु है उनका अंड के पास तक पहुंचना। हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना, शुक्राणु का अंड के पास तक पहुंचना पहली प्रक्रिया होगी। ये पहली प्रक्रिया होगी। दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? शुक्राणु का अंड भेदन, बाद में लिख लेंगे हम लोग, कह सकते हैं पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय स्पर्म, दूसरा नंबर होगा, अभी लिखेंगे बाद में लिख लेंगे क्योंकि जगह नहीं। तीसरी प्रक्रिया होगी, ध्यान रखेंगे, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होना, फ्यूजन होना। तो ये पहली प्रक्रिया पहले हम लोग देख लें, रीचिंग द स्पर्म नियर द एग, यानी जो स्पर्म निकलेंगे, स्पर्म कहाँ पर, ध्यान रखेंगे, ये वेजाइना है, वेजाइना में ध्यान रखेंगे, ये वेजाइना के अंदर जो मेल का पेनिस है यानी सेक्स ऑर्गन जो है, उसका घर्षण जिसको बोलते हैं कोपुलेशन,
उसके घर्षण की प्रक्रिया के अंत में एजिकुलेशन यानी शुक्राणु जो होते हैं स्पर्म इसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं, इसके अंदर स्पर्म जो है छोड़ दिए जाएंगे। और यहाँ पर जब स्पर्म निकलेंगे तो यहाँ पर जो यूटेरस का ये सर्विक्स वाला भाग है, सकरा भाग है, इसमें ध्यान रखेंगे इनको ग्रहण करने की क्रिया होती है। इस तरीके से ये अंदर की ओर सिरिंज प्रक्रिया के द्वारा इनको खींचते हैं, अंदर की ओर ये स्पर्म चले जाते हैं गति करते हुए। और ये स्पर्म की रचना भी आप देख चुके होंगे पूर्व में कि एक स्पर्म की संरचना में सबसे बाहर ऊपर का भरा हुआ भाग एक्रोसोम होता है। पूर्व में पढ़ चुके हैं, वीडियो देख लें आप अगर नहीं देखे हैं तो। ऐसी रचना रहती है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, यहाँ न्यूक्लियस एक हैप्लॉइड, ये एक्रोसोम वाला हिस्सा होता है। एक्रोसोम का बहुत ही बड़ा रोल होगा फर्टिलाइजेशन कराने में। और ये टेल वाला हिस्सा जो होता है ये गति में मदद करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जो होता है ध्यान रखेंगे ये एनर्जी देता है, मिडिल पीस का भाग। यहाँ तो सेंट्रियोल भी होते हैं मालूम है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल जो डिसेशन के बाद डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये बातें सारी जानकारी में है। तो फर्स्ट जो रीचिंग द स्पर्म नियर द एग उसका जाना, तो यहाँ पर जब स्पर्म लिबरेट होंगे छोड़े जाएंगे और यहाँ पर इसके बाद सिरिंज क्रिया के द्वारा खींचे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो ये स्पर्म गति करते हुए जाते हैं। एक बार के ध्यान रखेंगे इजिकुलेशन में, स्खलन में कह लीजिए स्पर्म की जो संख्या होती है लगभग 20 लाख से और 40 लाख तक होती है। कहीं कहीं पर 30 लाख से 50 लाख लिखा हुआ है। तो जो भी है ध्यान रखेंगे ये प्रक्रिया इनसेमिनेशन कहलाएगी, यानी वीर्य सेचन कह सकते हैं। इनसेमिनेशन की प्रक्रिया, इनसेमिनेशन, यहाँ स्पर्म का जो लिबरेट होकर के जाना, इनसेमिनेशन वीर्य सेचन की प्रक्रिया। कितनी संख्या बताया गया? 30 लाख से सो समझे 50 लाख तक स्पर्म्स होते हैं। तो अब ये स्पर्म्स जो लिबरेट होते हैं ये फ्लैजिलर, चूंकि इसमें देख रहे हैं फ्लैजिला है, फ्लैजिलर मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। और इनकी स्पीड जो होती है, गति जो होती है करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखें अगर तो बहुत ही सटीक दिखता है गति करता हुआ स्पर्म। ये 1.3 यहाँ लिख दे रहे हैं 1.323 mm पर मिनट कहने का मतलब एक है, इसका सीधा सीधा है कि ये जो स्पर्म है 1.3 से लेकर के 3 मिलीमीटर प्रति मिनट गति करते हैं। ये मिलीमीटर है, 1 मिनट में 1.3 से 3 मिलीमीटर ये गति करते हैं। इस तरीके से गति करते हुए जाएंगे। कहाँ पर जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में। सभी नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी ध्यान रखना। बहुत ढेर सारे इसके अम्लीय स्वभाव के कारण जो ग्लैंड से निकलता है, यहाँ पर कह लीजिए कि सब्सटेंस पदार्थ जो निकलते हैं उनके कारण, और जो इसकी जो वेजाइना की और यूटेरस की दीवारें हैं इनके कारण जो है कुछ घर्षण से ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, पूरे के पूरे वहां नहीं पहुंच पाते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन में 6 लाख से कम इनकी संख्या हो जाती है तो सामान्यतः फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये पहुंचेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म। अच्छा, यहाँ फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंच जाएंगे, बहुत ढेर सारी संख्या में पहुंचते हैं गति करते हुए। तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद में
स्पर्म का भी ध्यान रखेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है, मैचुरेशन होता है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब में होने वाला शुक्राणुओं का कार्यकीय परिवर्तन है, फिजियोलॉजिकल कह लीजिए मैचुरेशन है, उसको बोलते हैं कैपिसिएशन। एक शब्द ये ध्यान रखना, नया शब्द आ गया, कैपिसिएशन। कैपिसिएशन, कैपिसिएशन शब्द का मतलब समझें क्या बताया जा रहा है। फैलोपियन ट्यूब में होने वाला शुक्राणुओं का यानी स्पर्म का फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पर, इन फैलोपियन ट्यूब नोन एज कैपिसिएशन। कैपिसिएशन की प्रक्रिया में क्या होगा, कैपिसिएशन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से आप ध्यान रखें, जो स्पर्म का कह लीजिए कि उसके चारों तरफ स्पर्म के जो ऊपर एक्रोसोम है, स्पर्म के ऊपर क्या लगा रहता है, चारों तरफ से झिल्ली मेम्ब्रेन होगी, और आगे सबसे ऊपर उसके जो है कह लीजिए एक्रोसोम है। तो स्पर्म के चारों तरफ की जो दीवार है उसका टूटना, वो टूटेगी तभी तो आगे उसमें से एंजाइम्स जो है निकलेंगे, लिब्रेट होंगे। तो ये इसकी जो दीवार है इसका टूटना, ये टूटती है, एक्रोसोम है, इसमें एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक्रोसोम में मुख्य रूप से हाइलुरिनिडेज और इसके अलावा एक्रोसिन, सबको मिलाकर आप बोल सकते हैं स्पर्मलाइसिन। हाइलुरिनिडेज और एक्रोसिन दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्या, स्पर्मलाइसिन। इकट्ठा जब बोले स्पर्मलाइसिन का करके वो कर देते हैं, वैसे एक्रोसिन है और हाइलुरोनिडेज ये एंजाइम, ये मदद करते हैं इसी में। जब इसकी दीवार टूटेगी तो एंजाइम से क्रिएट होंगे, बाहर निकलेंगे एंजाइम, और ये एंजाइम जो निकलते हैं ये प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर कार्टिकल रिएक्शन होती है इसी के अंदर, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पूर्व, यहाँ पर ये भी ओवरी से ओवम निकला है, उसके बारे में तो जान ही लिए। अंडाणु पहुंच गया यहाँ फैलोपियन ट्यूब में, अब फर्टिलाइजेशन के पहले इसमें क्या परिवर्तन हुए बता दिया गया, कैप्सिएशन की प्रक्रिया होगी। कैप्सिएशन का मतलब बता दिया गया, बार बार इसके मेम्ब्रेन्स का टूटना, जिससे एक्रोसोम्स के द्वारा जो स्पर्मलाइसिन एंजाइम यानी एक्रोसिन और हाइलुरोनिडेज लिख दे, हाइलुरोनिडेज और दूसरा कौन सा है, दूसरा एक्रोसिन। ये दोनों याद रखना नाम, इन दोनों को मिलाकर आप बोल सकते हो स्पर्मलाइसिन। ये निकल, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये क्या हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में, ध्यान रखें। ये मुख्य रूप से जो शब्द प्रयोग किए कैपिसिएशन यानी इसकी दीवार जब टूट गई एंजाइम्स लिबरेट होंगे, निकलेंगे। ये एंजाइम्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये क्या रोल अदा करते हैं देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा। मिटा ही दे, जगह कम। ये एंजाइम जो लिबरेट होंगे, जैसे ये ओवम है, ओवम के चारों तरफ आपको मालूम है कि एक भित्ति मेम्ब्रेन, जिसको कह लीजिए इसकी वाल दीवार जो कह लीजिए, जो कहलाती है
ध्यान होगा, ओम की रचना पढ़े होंगे, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा ये रहती है। और इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा माने जो फाल्किल की कोशिकाएं होती है, इसके चारों तरफ दिखाए थे कोरोना रेडिएटा को, यानी कुल मिलाकर वो फाल्किल सेल्स होती हैं, कैसे भी बना ले चित्र में। ये मान लीजिए कि फाल्किल सेल्स लगी है, घेरे रहती है चारों तरफ, वही मिलकर जब नष्ट होने लगती है तो कोरोना रेडिएटा कहलाती है, उसमें लगी रहती है पूरी। तो ये फाल्किल सेल्स है। इन्हीं को आप कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसमें साइटोप्लाज्म होता है। मुख्य रचना के अंतर्गत ये दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जब स्पर्म आता है, और ढेर सारे आएंगे, परंतु पहले ही बता दिया गया है कि एक को ले लेना, ये एक क्रोमोसोम वाला सीधा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये मिडिल पीस है, वो टेल है, यहाँ पर ये हिस्सा ये क्रोमोसोम आ करके जुड़ते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताने जा रहे हैं उसको ध्यान रखना, ये जो हाइलुरोनिडेज अभी लिखे थे, हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है, ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, ये मुख्य रूप से जो कोरोना रेडिएटा है, ये सेल्स है कोरोना रेडिएटा की, इनको नष्ट करता है, इनको हटाता है, ताकि ये जा करके क्रोमोसोम वाला इसका हिस्सा इससे जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ सके। यानी जब ये इसको हटा देगा, हटाएगा, तो यहाँ से जैसे ये हट गया तो इसका एक क्रोमोसोम वाला हिस्सा जो होगा ये आ करके यहाँ पर जुड़ेगा। ये भाग इसका जो है एक्टिव हो गया है भेदने के लिए इसको जोना पेलुसिडा। अब क्या होगा कि जो इसका दूसरा एंजाइम है एक्रोसिन, वो एक्रोसिन एंजाइम इस दीवार को क्या करता है, भेद देता है। ये दूसरी हेडिंग चल रही है, ध्यान रखना, पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय स्पर्म। ये दूसरा चरण चल रहा है, पहला चरण हो चुका, दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ एग पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय स्पर्म, हिंदी में कह सकते हैं कि शुक्राणु का अंड भेदन। ये दूसरा हेडिंग, शुक्राणु का अंड भेदन। किताब में हेडिंग देकर नहीं दिया है, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, अलग अलग लिख लेना। इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं के द्वारा अंडाणुओं के भेदन की क्रिया होती है और इसमें स्पर्मलाइसिन एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया बता दिए थे कि क्या होता है कि इनमें कैल्सिएशन की प्रक्रिया बताए थे कि स्पर्म के चारों ओर की जो दीवार है वो टूट जाएगी और उसके टूट जाने के कारण उसका जो स्पर्मलाइसिन एंजाइम है, जिसमें हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन एंजाइम है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, फाल्किन सेल्स को नष्ट कर देता है और जो
दूसरा एंजाइम है जिसको आपने एक्रोसिन कहा है, वो एक्रोसिन क्या करता है, इसकी जो दीवार है जोना पेलुसिडा की, यहाँ पर इसको भेजता है। यहाँ दो क्रियाएं और ध्यान रखना है। ओवम के द्वारा ध्यान रखेंगे, एक फर्टिलाइजिन एंजाइम का सिक्रिएशन होता है, तो उसके विपरीत जो स्पर्म है ये एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम का सिक्रिएशन करता है, स्राव करता है। इसी के कारण दोनों एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सके। जैसे ही जोना पेलिसुडा से ये जुड़ता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनको जुड़ने के लिए विशेष प्रकार से ये दोनों जोना पेलिसुडा में, कह लीजिए जोना पेलुसिडा में, यहाँ पर एक उभार जैसी रचना निकल आती है, बनती है, जहाँ पर इसको भेदना है, जहाँ पर ये जुड़ रहा है। और इसके कारण ध्यान रखेंगे ये अंदर चला जाएगा, और जो प्रक्रिया बता दिया गया है कि यहाँ पर क्या होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। शुक्राणु जो होता है अंडाणु की, कह लीजिए कि जोना पेलुसिडा के संपर्क में जैसे ही आता है, वहां पर एक इसके ऊपर लेयर सी बन जाती है मेम्ब्रेन में, इसके सबसे अंदर जो मेम्ब्रेन होगी इसके, उसमें एक लेयर सी बनती है। इस स्थान पर तो भेद लिया, बाकी जगह शेष स्पर्म केवल चारों तरफ लगे भर रह जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, यानी केवल एक ही स्पर्म जो है अंदर, उसका न्यूक्लियाई अंदर जाएगा, पूरा स्पर्म नहीं जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये जगह बन जाएगी तो ये जो न्यूक्लियाई है इसका, ये भी अंदर आ जाता है। पहले ही हमने बताया था कि मेल का केवल न्यूक्लियस जाता है, फीमेल का साइटोप्लाज्म होता है, और उसका जो न्यूक्लियाई है एग का, वो होगा साइटोप्लाज्म एग का, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियाई, और फीमेल का एग प्लस एग में से क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियाई। फीमेल के एग का साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियाई होगा, और मेल का केवल न्यूक्लियस जाएगा। ध्यान, इसीलिए जब जेनेटिक पढ़ते हैं तो एक मैटरनल इफेक्ट पढ़ने के लिए आता है। मैटरनल इफेक्ट मातृक प्रभाव, यानी संतान के ऊपर माता के लक्षणों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर कह लीजिए कि फिनोटाइपिकली, तो ये वहां पर पढ़े होंगे, 11th में भी देखने के लिए रहा होगा। तो यहाँ पर ये इनका जो मिल जाना, अब आ गए दोनों, अंदर आ गए, अग्निसेचन की प्रक्रिया, शेष भाग इसका बाहर ही नष्ट हो जाएगा, ये बंद हो जाती है, दूसरे स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं। तो लास्ट होगा तीसरी हेडिंग आपकी, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई। तीसरी हेडिंग के अंतर्गत फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग, ऑफ स्पर्म एंड एग, लास्ट कर ले, यानी अब इनका मिलना को बता दिया गया है कि अंदर ये दोनों ही आ गए न्यूक्लियाई, ये दोनों आपस में संलयन होगा इनका, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। यानी ये जोना पेलुसिडा और ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में संलयित हो जाएंगे, ये मादा न्यूक्लियाई और उसी से आकर के नर वाला न्यूक्लियाई दोनों मिल गए, तो ये एक रचना बन जाती है, ये जो होती है वो कहलाती है जाइगोट, 2n डिप्लॉयड होगी ये। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट का फिर उसके बाद क्या होगा, ये यूटेरस में जाकर प्रतिस्थापित होता है। और एक क्रिया जो पढ़े थे आप कि कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन उसी समय चल रहा है, जब अंडाणु निकल आया था तभी कार्पस ल्यूटियम बना है ओवरी के अंदर, क्योंकि जो फाल्किन सेल्स टूटी थी, ग्रेफियन फाल्किन, उससे अंडाणु बाहर आया, घाव बना, ब्लड इकट्ठा हुआ, कार्पस हिमोरेजिकम, देन कार्पस ल्यूटियम। उससे कुछ हार्मोन्स जो है
सिक्रिएट होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मुख्य रूप से जो कह लीजिए कि गर्भधारण को बनाए रखने का कार्य करेगा, और जो यूटेरस की एंड्रोमेट्रियम है, भीतरी दीवार, उसको उसकी थिकनिंग बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है, वो उसको वहाँ पर कह लीजिए कि जाइगोट के रोपण हेतु, प्लांटेशन हेतु तैयार करता है। तो वहाँ पर इसके बाद में प्रक्रिया होगी, यदि ये जा करके फर्टिलाइज जो एग है, जाइगोट जिसको बोल रहे हो, द्विगुणित है, 2n है। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो गई है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम स्पर्म थे, 23 एग में थे, तो 46 हो गए, जाइगोट बन गया। इसी से आगे डेवलपमेंट शिशु का होगा। तो आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोग इसके बाद अब देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे हम लोग और पढ़ सकें, देख सकें, वीडियो बना सकें। अब अगला जो वीडियो होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात की प्रक्रियाएं क्या होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।